जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी है, कितनी अनुसूची है और किस अनुसूची में किस चीज का प्रावधान किया था। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक है प्रस्तावना, या इसी को हम क्या कहते हैं, उद्देशिका, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, हम प्रियम्बल इसको हम कहते हैं। तो बात करते हैं कि प्रस्तावना कहते किसे हैं, प्रस्तावना की परिभाषा क्या है। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना किसी भी विषय का परिचयात्मक हिस्सा होती है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो किसी भी विषय का परिचय देती है, किस विषय में आगे क्या लिखा हुआ है इसके बारे में प्रस्तावना हमें बताती है। जैसे यदि हम कोई बुक खरीदते हैं और उस बुक में सबसे शुरू के पेज पर इंडेक्स लिखा हुआ होता है या प्रस्तावना लिखी हुई होती है, और उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं बहुत कम समय में किस बुक के अंदर क्या है, यही प्रस्तावना है। तो ऐसे ही हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। सबसे पहले प्रस्तावना ही है भारत के संविधान में, और यहीं से संविधान शुरू होता है। और प्रस्तावना से ही हमें पता चल सकता है बहुत कम समय में कि हमारे भारत के संविधान में किस किस चीज का वर्णन है। यदि किसी व्यक्ति के पास समय नहीं है संविधान पढ़ने का, तो वो प्रस्तावना पढ़कर पता लगा सकता है कि हमारा भारत का संविधान कैसा है, किस किस चीज की इसमें विशेषता है, किस किस चीज का इसमें प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना का विचार था या प्रस्तावना का जो आइडिया था वो किस देश के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की परिभाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो प्रस्तावना का जो विचार था, जो आइडिया था, वो सबसे पहले अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश के। लेकिन इसकी परिभाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से इसकी परिभाषा ली गई है। यानी कि भारत में जो संविधान होगा और उस संविधान के अंतर्गत एक प्रस्तावना होगी, ये विचार तो हमने अमेरिका से ग्रहण किया, लेकिन जो परिभाषा, जो डेफिनेशन, जो इसकी भाषा हमने ग्रहण की है, वो कहां से ली है? वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं है, क्योंकि इस पर विवाद हुए हैं कि इसको संविधान का अंग माना जाए या न माना जाए। तो इसको लेकर 3 विवाद हुए हैं, और इन तीनों विवादों को हमें बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं विवादों से। पहला जो विवाद हुआ था वो होता है 1957 में। कौन सा? मदन गोपाल बनाम भारत राज्यवाद। और इस राज्यवाद में, इस वाद में क्या होता है, इसमें न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया जाता है कि जो प्रस्तावना होगी उसको किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा, अर्थात इसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी बार वाद होता है, ये कब होता है? ये होता है 1960 में। इस वाद का क्या नाम है? बेरुवाड़ी वाद। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। क्या कहा? कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। उसके बाद फिर वाद होता है 1973 में, और ये किस वाद के नाम से जाना जाता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है? इसमें फैसला देती है कि जो संविधान है, संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, और कहा कि विधायिका, यानी कि जो कानूनों का निर्माण करने वाली संस्था होती है, विधायिका या संसद इसमें समय समय पर संशोधन कर सकती है, लेकिन ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे संविधान के मूल ढांचे पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, बल्कि सकारात्मक प्रभाव पड़े और इस मूल ढांचे का मजबूतीकरण और विस्तारीकरण होता हो। यह फैसला किसमें दिया गया? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में दिया गया। और ये बात आपको याद रखनी है कि मूल ढांचे का सिद्धांत भी इसी वाद में दिया गया।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल ढांचे का मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में दिया गया था। ठीक है भाई, आशा करता हूं ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब आगे की हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना की या उद्देश्य की। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले की क्लास में आप लोगों से बताया था कि जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी, तो इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रस्तावना या उद्देशिका के नाम से इसको जाना जाता है। इसको हम चार भागों में डिवाइड कर कर पढ़ सकते हैं, चार भागों में इसको बांटकर हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि हमारे भारतीय संविधान में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। जो चीजें प्रस्तावना में लिखी हुई है वो संक्षेप में है, छोटे रूप में है, संविधान में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। तो मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से अवगत कराऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर यहीं से करा दूंगा कि हमारी प्रस्तावना में क्या क्या है और ये क्या बताना चाहती है कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली का स्वरूप। शासन प्रणाली के स्वरूप से क्या मतलब है? यानी कि जो भारत में शासन करने की जो प्रणाली होगी उसका स्वरूप कैसा होगा, तो वो देखना है कैसा हो सकता है। जैसे मैं देखूं उसकी शासन प्रणाली भारत की कैसी है? लोकतांत्रिक है। कैसी है भाई? लोकतांत्रिक इसकी प्रणाली है। लोकतांत्रिक कैसे, आप लोग समझते भी होंगे। लोकतांत्रिक यानी कि जो हमारा भारत देश है वो कैसा है? लोकतंत्रात्मक देश है। लोकतंत्रात्मक देश कैसे? अर्थात जो हमारे देश की जनता है वो प्रत्येक 5 वर्षों के बाद जो सरकार होती है उसको बदल देती है और नई सरकार को चुन लेती है। यानी कि यहाँ पर शासन वंशानुगत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जनता अपने आधार से, अपने विवेक से चुनकर सरकार बदल सकती है। इसी को क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक। दूसरा है गणराज्य। गणराज्य, गणराज्य कैसा देश होता है? तो गणराज्य वो होता है जहां पर देश का सर्वोच्च पद या देश का प्रथम पद या देश का उच्च पद चुनाव के आधार पर भरा जाता हो, चाहे वो चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से हो या अप्रत्यक्ष तरीके से हो। यानी कि वो पद वंशानुगत नहीं होता, वो चुनाव के आधार पर प्रत्येक 5 वर्षों के बाद भरा जाता है। उसी को हम क्या कहेंगे? गणराज्य, यानी कि गणतंत्रात्मक देश उसको हम कहेंगे। तो हमारे भारत का जो सर्वोच्च पद है, जो पहला पद है संवैधानिक, वो राष्ट्रपति महोदय का है। और राष्ट्रपति महोदय चुनाव के आधार पर प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो देश का सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है, वो चुना जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष तरीके से चाहे वो अप्रत्यक्ष तरीके से। प्रत्यक्ष तरीका क्या होता है? जिसमें जनता डायरेक्ट वोट करती है। अप्रत्यक्ष तरीका क्या होता है? जिसमें जनता वोट नहीं करती। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जनता वोट नहीं करती है। जनता वोट नहीं करती है तो कौन करते हैं? उसमें लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य वोट करते हैं, विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट करते हैं। यानी कि भारत की जनता इसके चुनाव में भाग नहीं लेती। तो भारत के राष्ट्रपति का पद अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के आधार पर ही भरा जाता है। ठीक है। नंबर 3, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, भारत कैसा देश है? एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष देश है। अर्थात यहां पर प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और
भारत के जो राज्य होंगे उनका कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। इसे ही कहा गया है पंथ निरपेक्ष देश। नंबर 4 हम बात करते हैं समाजवाद। इसकी समाजवाद, और समाजवाद से तात्पर्य यहाँ किससे लिया जाता है? समाजवाद से तात्पर्य लिया जाता है अमीर वर्ग और गरीब वर्ग सबको इक्वल करने से, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को दूर करना ही समाजवाद कहलाता है। अमीर और गरीब के बीच में कोई खाई न बन रहे, इसी को क्या कहा गया है? समाजवाद इसको कहा गया। नंबर 5 संप्रभुत्व संपन्न। संप्रभुत्व संपन्न देश। संप्रभुत्व संपन्न से मतलब क्या है? संप्रभुत्व संपन्न वो होता है कि भारत में जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुनाव के आधार पर बनती है, और जो भारत की सरकार है वो अपने आंतरिक व बाह्य मामले लेने के लिए, आंतरिक व बाह्य मामलों पर निर्णय लेने के लिए किसी विदेशी सरकार पर निर्भर नहीं है। यानी कि यदि भारत सरकार को कोई भी मामले पर निर्णय लेना हो, कुछ भी निर्णय, तो वो किसी विदेशी शक्ति के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेगी। वो स्वतंत्र है अपने किसी भी मामले पर निर्णय लेने के लिए। ठीक है, जैसे भारत यूएनओ का सदस्य है, तो जो भारत है वो अपने स्वतंत्रता के आधार पर अपने विवेक से सदस्य है यूएनओ का, न कि किसी दूसरे देश ने उस पर दबाव बनाया है कि तुम यूएनओ के सदस्य बन जाओ। यानी कि भारत किसी भी विदेशी शक्ति की कोई बात नहीं सुनेगा, चाहे भारत के में आंतरिक मामले है चाहे बाह्य मामले है, इन सब मामलों पर निर्णय वो स्वयं लेगा। ठीक है, तो ये 5 बात थी इसमें शासन प्रणाली के स्वरूप। नेक्स्ट बात करते हैं हम संविधान के आदर्श व उद्देश्य। किसकी भाई? संविधान में, यानी कि उद्देश्य क्या क्या है संविधान के, संविधान के आदर्श क्या क्या है, इन सब के बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे मैं बात कर देता हूं यहां पर न्याय की। न्याय, तो भारत का जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने की बात करता है। और न्याय कितने प्रकार से दे सकता है, कौन कौन से न्याय हो सकते हैं वो देखेंगे। जैसे राजनैतिक न्याय, राजनैतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय। क्या है मतलब इनका? जी देखिए, न्याय देगा भारत का संविधान 3 तरीकों से। कैसे कैसे? राजनीतिक न्याय क्या होगा? तो राजनीतिक न्याय वो होगा, यानी कि जो भारत में राजनीति होगी उसमें चाहे वो निम्न वर्ग है चाहे उच्च वर्ग है, उनको समान न्याय देने की बात की गई है राजनीति में संविधान के अंतर्गत। जैसे एससी और एसटी के लिए भी लोकसभा व राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है, उनकी सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो इसमें जाति या धर्म के आधार पर राजनीति में कोई भेदभाव नहीं होगा। राजनीतिक न्याय देने की बात करता है भारतीय संविधान। दूसरी बात, आर्थिक न्याय देगा भारत का संविधान। चाहे कोई अमीर है व्यक्ति चाहे कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है, सबको न्याय समान मिलेगा आर्थिक स्थिति के आधार पर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे? यानी कि समाज में किसी भी धर्म जाति विशेष का व्यक्ति वो रहता हो, यदि बात न्याय की आएगी तो उसको न्याय
सामाजिक न्याय मिलेगा, उसको किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात करता है भारतीय संविधान किस चीज की? न्याय की। नेक्स्ट बात करते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कौन कौन सी देता है हमारे भारत का संविधान? धर्म की स्वतंत्रता देता है, धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को बहुत अच्छे तरीके से मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, या व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किस धर्म में रहना चाहता है। धर्म की स्वतंत्रता पूरी पूरी, व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। भारत में जितने भी धर्म है उन धर्मों में से ये धर्म की स्वतंत्रता है, और धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। फिर है स्वतंत्रता विचार की। विचार की स्वतंत्रता कैसी? जैसे मेरे मन में कोई विचार आता है किसी को भी देखकर, ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को देखकर मेरे मन में विचार आया, तो ये मेरी स्वतंत्रता होगी। विचार क्या आया? कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वो व्यक्ति रोज प्रतिदिन सुबह उठकर अपने कार्य संपूर्ण कर लेता है। ये सब उसके प्रति मेरे मन में विचार आया, तो ये मेरी स्वतंत्रता है विचार आने की। किसी के मन में कुछ भी विचार आ सकता है, ये स्वतंत्रता है उसकी। इसी में फिर क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी? जैसे मेरे मन में उस व्यक्ति को देखकर विचार आया और मैं अब इस विचार को व्यक्त कर दूं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, वह अच्छे कपड़े पहनता है, वह झूठ नहीं बोलता, वह सदा सच बोलता है, तो इस विचार को यदि मैं व्यक्त कर दूं, बाहर ला दूं उस विचार को, तो ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है भाई। लेकिन वो अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता, व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। या तो मैं बोलकर कर दूं उसको, या गाकर कर दूं, लिखकर कर दूं, कविता के माध्यम से कर दूं, नाचकर कर दूं, या इशारों से कर दूं अभिव्यक्त। वो मेरे ऊपर डिपेंड करते कि कैसे व्यक्त कर रहा हूं। ये होती है हमारी कैसी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर है उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता क्या होती है? उपासना होती है जैसे हमारे जो धर्म होते हैं और उन धर्मों में पूजा पाठ करने की जो पद्धति होती है उसी को उपासना कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है? हिंदू धर्म में मंदिर में जाकर पूजा पाठ की जाती है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है? मस्जिदों में जाकर नमाज अदा की जाती है। तो ये सब क्या है? उपासना करना। और इसकी स्वतंत्रता भी हमारा भारतीय संविधान देता है अपने धर्म की पूजा पाठ करने की पद्धति। ठीक है भाई। इसके बाद है समानता, इक्वलिटी। भारत का संविधान सभी को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता देता है। इसके बाद स्वतंत्रता देता है राष्ट्र की एकता व अखंडता की। राष्ट्र की एकता व अखंडता की। समझेंगे दोनों चीजों को। एकता भी और अखंडता भी दोनों अलग अलग चीज है, दोनों को समझेंगे कि दोनों क्या होती है। जो राष्ट्र की एकता होती है वो एकता होती है यानी कि भारत में कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो या पारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति किसी भी धर्म का होने से पहले एक भारतीय है। यानी कि उन सब में सभी व्यक्तियों को धर्मों में एकता होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं। ठीक है। यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये बात यहां पर लागू होती है। अखंडता क्या है? अखंडता है यानी कि अपने भारत देश को टूटने न देना। भारत का कोई भी टुकड़ा किसी विदेशी को न देना, विदेशी शक्ति को न देना। यदि ऐसा होगा
तो भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से है, सब एक हो जाएंगे और अपने भारत को टूटने से बचाएंगे, यानी कि अखंड रखेंगे हम अपने भारत को। क्या लाइनें आती हैं यहाँ पर कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वो बात यहाँ पर फिट बैठती है। ठीक है, यानी कि भारत का कोई भी हिस्सा हम टूटने नहीं देंगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करते हैं शासन का स्रोत, यानी कि जो भारत में शासन चलता है उस शासन का जो स्रोत होगा, उस शासन के जो रिसोर्सेज होंगे वो कौन होंगे, तो वो होंगी भारत की जनता। कौन होंगी? भारत की जनता। भारत की जनता कैसे शासन करती है वो समझेंगे बात को। जैसे जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो सांसदों को चुनकर भेजा जाता है संसद भवन में और फिर उनमें से एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है। प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है और ऐसे करके एक सरकार का निर्माण होता है और सरकार भारत में शासन प्रशासन करती है। तो जो सरकार को बनाने का कार्य करती है वो कौन करती है? वो भारत की जनता करती है। यानी कि भारत की जनता अप्रत्यक्ष तरीके से अपना शासन कर रही है, क्योंकि जो चुनकर भेजे थे संसद भवन में व्यक्ति, वो किसने भेजे? भारत की जनता ने भेजे। तो भारत की जनता ने चुनकर भेजे, तो भारत पर क्या कर रहे हैं? वो लोग शासन कर रहे हैं, प्रशासन कर रहे हैं। तो जो शासन करती है वो अप्रत्यक्ष तरीके से भारत की जनता ही करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें लागू होने की तिथि। लागू होने की तिथि, और किसके लागू होने की तिथि की बात कर रहे हैं? संविधान के लागू होने की तिथि की हम बात कर रहे हैं। तो संविधान के लागू होने की तिथि वैसे आप सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी सन 1950 है, लेकिन कई बार एग्जाम में वो 26 जनवरी 1950 न देकर सम्मत में पूछ लेते हैं कि किस सम्मत को भारत का संविधान लागू हुआ था। तो सम्मत में बताना चाहता हूं आपको, सम्मत कौन सा था? वो सम्मत था नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी सम्मत 2006 विक्रम। तो ये है सम्मत में संविधान जब लागू हुआ था। यदि सम्मत में आपसे एग्जाम में पूछ लेता है तो क्या उत्तर दोगे आप? विक्रम सम्मत 2006। ठीक है, बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि 2000 ऑप्शन में देखकर सोचते हैं कि 2000 को कैसे लागू होगा भारत का संविधान, लेकिन ये किस में है? विक्रमी सम्मत में। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्री सम्मत 2006 विक्रम। ठीक है भाई, तो ये प्रस्तावना को पढ़कर, ये जो प्रस्तावना है भारत के देश की, इस प्रस्तावना को पढ़कर हम पूरे संविधान का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे भारत के संविधान में क्या क्या चीजें दी हुई है। ये सारी चीजें भारत के संविधान में दी हुई है, लेकिन आगे चलकर इनका संक्षेप में वर्णन किया गया है। यदि हमें बहुत कम समय में भारत के संविधान को जानना है तो हम केवल प्रस्तावना पढ़ सकते हैं और यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें विषय है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक साइड में हो जाता हूं। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों से कि आपकी बहुत अच्छे से
प्रस्तावना समझ में आई होगी और जो हमने अब तक पढ़ाया है आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, आपकी समझ में आता है या नहीं आता है। और जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।